आज का पहला सवाल है कि कौन चंद्रगुप्त की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था। तो इसका जवाब यहाँ हम देखें तो उत्तर होगा फाहियान, क्योंकि फाहियान एक चीनी यात्री था, ये आप सभी को पता है। अगला सवाल है भारतीय इतिहास में श्रेण्य युग, श्रेण्य मतलब श्रेणी से लिया गया है, किस काल के लिए प्रयुक्त होता है। तो भारतीय इतिहास में श्रेण्य युग जो है वो प्रयुक्त होता है गुप्त काल के लिए। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है इसका आंसर सिक्के। अगला सवाल है निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था। तो सगुण भक्ति के प्रचारक संत में निम्बार्क का नाम आता है, क्योंकि निम्बार्क सगुण भक्ति के प्रचारक थे और कबीर, नानक और दादू ये निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। तो बाकी तीन जो हैं वो निर्गुण के हैं और केवल निम्बार्क जो हैं वो सगुण भक्ति के हैं। ये एसएसटी के क्वेश्चंस हैं जो आपके रीट में, यूपी टेट में, सी टेट में, जूनियर सुपर टेट में और सुपर टेट में सभी टीचिंग एग्जाम्स में काम के हैं। भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीएससी, आरपीएससी प्री में काफ़ी काम के रहने वाले हैं। तो ये एज ए जी के भी काफ़ी सारे सवाल इस तरीके के आते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। लेट्स लर्न, वी आर गोइंग टू सी अदर क्वेश्चंस फॉर हिस्ट्री। अब यहाँ अगला सवाल हम देखें, कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस राजा के संदर्भ में है। तो ये जो कथन है ये कहा था किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कहा गया था। एक्चुअल में इसकी कहानी छोटी सी समझा देता हूं कि फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान कब भारत आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम इंडिया आया था और समाज एवं राज्य का वर्णन उसने किया अपनी पुस्तक में। और वो कहता था कि कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि को जोतते हैं। फाहियान ने अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त अनुभवों को एक किताब में लिखा जिसका नाम था फूकोकी। तो फूकोकी जो ग्रंथ था वो किसका था, वो था आपके फाहियान का। तो यहाँ भारतीय इतिहास के ट्यूटोरियल्स हम देख रहे हैं, ट्यूटोरियल्स बाय कंपटीशन बॉस। तो यहाँ अगला सवाल हम देख लेते हैं, निम्न में कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालिक है। तो हड़प्पा सभ्यता की समकालिक यहाँ मिस्र की सभ्यता को बताया गया है, क्योंकि मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। मिस्र सभ्यता स्थल से हड़प्पा कालीन वस्तुओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जो समकालीन होने के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मुख्यतः किस वस्तु पर बने हुए मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष अधिकतर मोहरों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं और इनमें काफी सारे मेरे भाई बहन गच्चा खा चुके होंगे या फिर जिन्होंने सही किए होंगे उनको भी पता होगा। और साथ साथ मैंने नए क्वेश्चंस भी जोड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन होने में मदद करेंगे। वीडियो पूरा देखना, आगे भी और क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। चलिए इससे आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अगला सवाल नंबर 8 है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था ये पूछना चाह रहा है। तो इस टाइम क्या हुआ था कि सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए ये दशक काफी महत्वपूर्ण था। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है। तो वृहद स्नानागारों को उन्होंने विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इसमें 3 कारण बताए हैं जो तीनों ही हैं, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, संभवतः नदियां सूख गई थी, या तीनों। तो उपयुक्त सभी इसका जवाब है। एक्चुअली ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट जितने भी आपके काफी सारे एग्जाम्स हुए हैं उनमें सभी में सी टेट में, यूपी टेट में, रीट में, इसके अलावा आपके आईएएस प्री में, आरएएस प्री में, यूपीएससी प्री में, ये सारे सवाल वो हैं जो आए हुए हैं कहीं ना कहीं। तो ये सवाल मैं आपको बता भी दूंगा अगर आप चाहेंगे तो कौन सा सवाल कहाँ आया। तो अगला सवाल है भारत के किन राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा नगर के सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो भारत के किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो उसका जवाब होगा सही गुजरात में, क्योंकि देखिए ये सवाल सी टेट में आया था, ठीक है, 9 दिसंबर 2018 वाले एग्जाम में। भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं, जिसमें आपके लोथल, इसके कुछ समय बाद खोजे गए थे धोलावीरा, है ना, तो इसको धोलावीरा नाम दिया गया था। इसके अलावा लोथल है, सुरकोटड़ा है, धोलावीरा, ये सारे आपके पतन शहर हैं जो आपके गुजरात में मिले थे।
अगला सवाल हम देखें हम इसमें 12 नंबर, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ मिली हैं? तो वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में मिली हैं चन्नू दड़ों में। कहाँ मिली हैं? चन्नू दड़ों में। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं हम। चन्नू दड़ो एकमात्र हड़प्पा काल का वो स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। इस स्थल की खोज सन 1931 में की एन गोपाल मजूमदार ने की। इसका उत्खनन वर्ष 1935 है। जे.एच. मैके ने इसका उत्खनन किया। इस स्थल से प्रसाधन सामग्री भी प्राप्त हुई है। प्रसाधन मतलब हम जो ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सारे यहीं से प्राप्त हुए। यह स्थल सिंधु नदी के बाएं किनारे पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जबकि कालीबंगा से अलंकृत ईंटें एवं कृषि कर्म के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं तथा लोथल से मरण मूर्ति भी यहाँ मिली है, उसके प्रमाण भी यहाँ मिले हैं। तो इस तरह से थोड़ी बहुत व्याख्या मैंने आपको बताई। आप कॉपी पेन लेकर के वीडियो को पॉज करके रोक करके भी देख सकते हैं। अगला सवाल है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा मतलब काली चूड़ियों से मतलब है और ये राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा हड़प्पा काल का स्थल है, यह आप सबको पता है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वहाँ घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1952 में हुई थी, अमलानंद घोष ने की थी। खुदाई जब हुई इसकी तो बी लाल और बी के थापर ने की थी। हड़प्पा कालीन कृषि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ इसके अलावा यज्ञ की वेदियाँ भी मिली हैं। इसके अलावा प्राक हड़प्पा के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। तो ये सवाल की व्याख्या है 13 नंबर की। अगला सवाल देखिए 14 नंबर। ये सवाल आपके सभी जगह सीटेट, यूपीटेट, रीट 2021 का जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें एसएसटी के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा टेस्ट पेपर साबित होगा। अगर आप मेहनत करेंगे मेरे साथ तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला सवाल है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता है? तो निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की जो सबसे अच्छी विशेषता है वो है कि धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली हो सकती है, यानी कि अ इसका सही उत्तर है। और ये भी सीटेट में आपके आ चुका था, 2016 में ये सवाल आया था। अगला सवाल है कौन सा स्थान पूरा पाषाण स्थल है? तो इसका सही जवाब है भीमबेटका। भीमबेटका ये एक समृद्ध पूरा पाषाणकालीन स्थल है जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में आता है। भीमबेटका गुफा से शैल चित्रों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब अगला सवाल है इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडस को हम कहते हैं क्या? सिंधु या सिंध के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देखो चीरांद इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जो हड़प्पा काल का स्थल नहीं माना जाता। बाकी राखीगढ़ी, सुरकोटड़ा और गमेरीवाला को हड़प्पा काल के स्थल मानते हैं, क्योंकि चिरांद क्या है? फिर चिरांद है नवपाषाणकालीन स्थल है जो बिहार के सारण जिले में स्थित है और यहाँ से हिरण के सींग से निर्मित उपकरण मिले हुए हैं। जबकि राखीगढ़ी, सुरकोटड़ा और सोतका को जिसको कहते हैं यहाँ और गमेरी वाला ये हड़प्पा काल के स्थल हैं। अब ये सवाल आपका आ चुका है, ये भी सीटेट में आया हुआ है ना, 2014 में 16 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें। अब अगला सवाल हम देखें, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 साल पहले गांवों में रहना आरंभ किया, वो क्षेत्र कौन से थे? ये सवाल मैंने आपसे पोल में पूछा था जिसमें से मैक्सिमम ने गलत जवाब दिया है इसका। तो इसका सही जवाब आप देख लो, सही जवाब है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। तो मनुष्य ने कहां रहना शुरू किया गांव में 8000 साल पहले? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। इसकी खोज पुरातत्वविदों ने कर ली है, तो ये भी क्लियर हो गया। वर्तमान में जो स्थान कहाँ है? तो वो ये वर्तमान में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है और मेहरगढ़ यहाँ ही स्थित था जहाँ पर प्राचीनतम मानव बस्ती के प्रमाण पाए गए हैं। तो प्राचीनतम मानव बस्ती मेहरगढ़ में मिली ना, तो वो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच ही मिली है। यहाँ से नवपाषाण काल और हड़प्पा काल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगला सवाल है 19 नंबर, ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रचा गया? तो ऋग्वेद मूल रूप से हम सभी को पता है कि हम सबने देखा है कि ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में ही रचाया गया। वेद अपौरुषेय हैं, यानी कि वेदों को किसने लिखा इसका पता नहीं चल पाया, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया। अगला सवाल हम देखें 20 नंबर, तो 20 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के समीप जाकर बैठना? तो इसका जवाब होगा उपनिषद। उप माने समीप, निषद माने बैठना। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। उपनिषद में 2 शब्द हैं, उप प्लस निषद। हिंदी वाले ध्यान दें, उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, इसलिए इसका अर्थ होगा समीप में बैठना। उपनिषदों की रचना वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए की गई थी।
उपनिषदों की रचना क्यों की गई थी? ताकि वेदों की दार्शनिक व्याख्या हो सके। और इनकी संख्या यानी कि उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108 है। वेदों का अंतिम भाग है ये उपनिषद, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो वेदों का अंतिम भाग वेदांत और उनका दूसरा नाम क्या है? आपके उपनिषद। ये आपके 20 नंबर सवाल का डिटेल मैंने आपको बताया, जो कि ये भी आपका सवाल आ चुका है। ये भी सीटेट 2015 में सवाल आया है, जो कि आपका 18 नवंबर 2015 में जब इसका एग्जाम हुआ था। अब अगला सवाल देखिए, लगभग 2000 साल पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी था। तो श्रेणी किसे कहते थे? शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को हम श्रेणी कहते थे उस टाइम पे, ठीक है ना। 2000 साल पहले वाराणसी में शिल्प केंद्र था जहां इनका एक संघ हुआ करता था, संघों को श्रेणी कहा जाता था। अब अगला देखिए हम, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम आया है। तो भाई एक बार ही नाम आया है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का, तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। गंगा नदी का एक बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एक बार, है ना। और सरस्वती नदी है वो सबसे पवित्र नदी मानी गई है। अब अगला हम जो देखें सवाल, तो यहाँ है पुरु, यदु और भरत। पुरु, यदु और भारत वेदों में उल्लेखित किसकी तरह हैं? तो ये जन की तरह हैं। जन मतलब कबीले, कबीलों को क्या कहा जाता था? जन। तो पुरु, यदु और भारत क्या हैं? ये कबीले हैं जिन्हें जन भी कहा जाता था। क्योंकि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? आप सबको पता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और ये कई कबीलों यानी कि जन में विभक्त था। कौन कौन से थे प्रमुख कबीले? पुरु था, यदु था, अनु था, तुर्वश था, भलानस था, शिवी था, विषाणी था और भारत था। तो ये इसके नाम थे, इसलिए इसका उल्लेख जन के रूप में ऋग्वेद में किया गया है। अगला सवाल हम देख लेते हैं। भारत लोगों का एक समूह था। भारत क्या था? लोगों का एक समूह, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये सब कहाँ रहते थे भाई? ये सब रहते थे उत्तर पश्चिमी भारत में। इसका जवाब होगा उत्तर पश्चिमी भारत में। ये भी सीटेट में आया हुआ है आपके 21 सितंबर 2014 को। क्योंकि 1500 साल पहले भारत में अलग अलग कबीले आए थे जिन्हें हम आर्य कहते थे। और इन कबीलों में कबीला था कौन सा? भरत। ये सरस्वती और यमुना नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, दोआब मतलब जहां पानी की 2 धाराएं मिलती हैं, उत्तर और उसके पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में बस गया था। भरत कबीले का जो राजा था उसी का तो नाम सुदास था, है ना। उसका नाम क्या था? सुदास। अब ऋग्वेद की रचना मूल भाषा में हुई, तो मैंने आपको बता दिया था ऋग्वेद की रचना तो संस्कृत भाषा में ही हुई थी। तो ये सवाल आ चुका था, इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया था। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो ऋग्वेद में देवी देवताओं की पूजा होती थी और जो 3 देवता थे वो थे अग्नि, इंद्र और सोम। ये प्रमुख 3 देवी देवता हुआ करते थे। अब ऋग्वेद की बात करें तो ये तीनों देवता हुए और इसमें प्रमुख देवता जो थे वो ये तीनों हुए। लेकिन ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का नाम का उल्लेख किया गया है। ये सवाल भी आया है कि ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख किया गया है 250 बार, और अग्नि का उल्लेख किया गया है 200 बार, और सोम का उल्लेख किया गया है 114 दफा। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम देवता को समर्पित किया गया है। तो ऋग्वेद का नवा मंडल किसको है? सोम देवता को। तो अग्नि, इंद्र और सोम के बारे में डिटेल आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो ये सवाल नेगेटिव है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ही जवाब है वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, तभी तो वैदिक युग का अंत हुआ ना भाई। वैदिक युग के अंत का क्या कारण था? कि वहां संस्कारों का ह्रास यानी कि नुकसान हो गया था। अगला सवाल है 27 नंबर का कि निम्न में से कौन अन्य देवी देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे? तो जवाब तो है इसका बौद्ध। अब बात आती है कि आखिर चक्रेश्वरी देवी थी कौन? तो ये महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम ही चक्रेश्वरी देवी माना है एक जगह। कहां माना है? वज्रयान संप्रदाय में। और कब की बात है ये? 6ठी शताब्दी में। तो 6ठी शताब्दी में वज्रयान संप्रदाय का जन्म हुआ, जिसमें बुद्ध की पत्नी के रूप में चक्रेश्वरी देवी की कल्पना की गई और फिर उनकी पूजा की जाने लगी। अगला सवाल 28 नंबर आप देखें। सवाल क्या कहता है कि प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूप यानी कि घेरदार कुएं, इनका प्रथम उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो इनका प्रथम उल्लेख मिलता है हमें मौर्य काल में। अगला सवाल है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्योंकि उस टाइम भारत पूरा एक तरह से खंड खंड था, बिखरा हुआ था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को, विभिन्न देशों को विजित किया और भारत को एक पूरी तरीके से एक रूप में बदला। इसलिए उन्होंने भारत को साम्राज्य स्थापित किया और वो प्रथम भारतीय साम्राज्य कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यह काम किया था। अगला सवाल, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। सवाल नंबर 31, इंडिका के लेखक हैं। तो इंडिका के लेखक बहुत सरल सा सवाल है, मेगास्थनीज, लेकिन रीट
में आया हुआ है भाई 2015 में, ठीक है ना। रीट 1 और 2 दोनों में, रीट लेवल 2 में आया हुआ सवाल है ये, मैगस्थनीज ने इसको लिखा था। तो ये सवाल आपको बता रहा हूं मैं एसएसटी के, जो कि रीट के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सभी के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा आरपीएससी, यूपीएससी और अन्य जो एग्जाम्स हैं जिसमें इतिहास के, जीके क्वेश्चन आते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देख रहे हैं यहां कंपटीशन बॉक्स ट्यूटोरियल्स फॉर रीट, यूपी टेट एंड सी टेट, इन सभी में आपको ये बड़े काम के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए लेट्स लर्न, आगे के हम देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। सम्राट अशोक के किस शिलालेखों में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो देखिए 13वां नंबर का शिलालेख है जिसमें पड़ोसी देशों का वर्णन है। ये भी रीट लेवल 2 में आया हुआ है 2015 में। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासन में हुआ है, किस शासक के काल में हुआ? तो ये इसका जवाब है चंद्रगुप्त के काल में। ये सवाल यूपी टेट में आया हुआ है और ये 8 जनवरी 2020 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। रामपुरवा में मिले उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर से बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इसमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो मौर्यों के शासनकाल में बनाया हुआ था। सीटेट 2016 का ये सवाल है, ठीक है। अब यहां अगला सवाल देखिए, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई में स्थान था एक कलिंग, तो वो कहां है? तो भाई ये उड़ीसा में। ये सवाल आपके सीटेट 2015 में आया हुआ था। 36 नंबर सवाल, कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? वो था आपका गंगा का दक्षिण क्षेत्र। कौन सा सवाल, कौन सा जवाब है? गंगा का दक्षिण क्षेत्र, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा के दक्षिण तट पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। तो गंगा का ही तट था जहां मगध साम्राज्य का उदय हुआ। फिलहाल ये बिहार राज्य के गया, पटना और शाहबाद जिले मगध साम्राज्य में स्थित थे। वर्तमान के ये जिले थे जो मगध साम्राज्य में स्थित थे और इनकी राजधानी हुआ करती थी गिरिवज्र तथा राजगृह। मगध साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार, इन्होंने इसकी स्थापना की और यह साम्राज्य तत्कालिक 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो 16 में सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद था वो था आपका मगध साम्राज्य। अब अगला सवाल है 37वां, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध था उत्तर पश्चिम भारत का उस समय? वो था आपका कंबल, क्योंकि हर जगह की अलग अलग चीजें प्रसिद्ध होती हैं, तो उस काल में वहां कंबल हुआ करता था। और इसका जिक्र कहां मिलता है हमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी पुस्तक? कौटिल्य ने। तो मौर्य काल में उत्तर पश्चिमी भारत कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और इन कंबलों को कहते क्या थे? तो देखो इन कंबलों का एक नाम हुआ करता था जिन्हें हम भींगसी कहते थे। क्या कहते थे? भींगसी। भी छोटा भी ऊपर बिंदी गी और सी, भींगसी इसको हम कहा करते थे। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। क्वेश्चंस किस तरीके के लगे कमेंट बॉक्स में बताइए और सुधार अगर इन्हें करना है तो वो आप कमेंट में बताइए। अगर कोई आपका सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक्चुअली कमेंट बॉक्स आप ही का है, आप जितने सुझाव देंगे उतना ज्यादा सुधार करने की कोशिश यहाँ की जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे, आप तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।